A very good morning, student. So, today we are starting our new chapter, that is chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. Okay. So, in this video, I give introduction of this chapter. So, let's start. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो बता देती हूँ. ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे मार्क्स में आते हैं. तो प्लीज़ आप इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे ये चैप्टर. तो इस चैप्टर में जो टॉपिक हम लोगों को कवर करने हैं वो टॉपिक है, सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए के बारे में. ओके, कि डीएनए क्या होता है. तो डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत आप सभी को पता है कि डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना. और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. देन द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. तो डीएनए तो हमको पता चल गया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, बट इसके लिए बहुत से साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, सर्च किया होगा, जिसके थ्रू पता चला कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है. ओके, तो उसके बारे में हम उस टॉपिक में देखेंगे. देन आरएनए वर्ड, उसके बाद हम देखेंगे आरएनए के बारे में, क्योंकि आपने देखा है आरएनए डीएनए दोनों हम लोगों में प्रेजेंट होता है, बट हमको पता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, लाइक कुछ वायरस है, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है. ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल में डीएनए आरएनए दोनों आते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होते हैं. मोस्टली में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. ओके, देन है नेक्स्ट टॉपिक इज रेप्लिकेशन. तो रेप्लिकेशन से आप क्या समझते हो. रेप्लिकेशन जो है किसी भी चीज़ को रेप्लिकेट करना, उसकी रेप्लिकाज बनाना, मतलब उसकी कॉपीज बनाना. ठीक है ना. तो जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए भी तो रेप्लिकेट होता होगा, डीएनए भी तो डिवाइड होता होगा, है ना. तभी तो सेल का डिवीजन हो रहा है, क्योंकि जो मेन कंट्रोलिंग मतलब जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो डीएनए ही है. तो सेल डिवाइड हो रहा है, डीएनए डिवाइड नहीं होगा तो कोई मीनिंग है क्या, नहीं है. तो सबसे पहले डीएनए ही डिवाइड होता है. ठीक है, तो ये जो डीएनए का डिवीजन होता है उसी को हम रेप्लिकेशन कहते हैं. ओके, फिर है ट्रांसक्रिप्शन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. ट्रांसक्रिप्शन में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, दैट इज डीएनए. तो जेनेटिक मटेरियल में कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते होंगे, कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. तो ट्रांसक्रिप्शन में आपका क्या होता है, डीएनए हमको पता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में. तो डीएनए का एक स्ट्रैंड का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो जब आरएनए में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. तो इसको आप डिटेल में पढ़ोगे इस टॉपिक में. ठीक है, तो अभी बस इतना याद रखिए कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको आरएनए में ट्रांसफ़र किया जाता है. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक कोड. तो इसमें आप कुछ जेनेटिक कोड्स होते हैं हमारे मतलब जेनेटिक मटेरियल में अमाइनो एसिड्स कोड करते हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे. फिर है टॉपिक ट्रांसलेशन. ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पॉलीमराइज होकर प्रोटीन बनाते हैं, तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन. ओके, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. अब जो जीन है वो कैसे उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, जो हमें ट्रेट्स होते हैं उन सब चीज़ों को कैसे रेगुलेट किया जाता है, आप इस टॉपिक में देखेंगे. देन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है, वो सब चीज़ों के बारे में आप इस टॉपिक में देखेंगे. देन है लास्ट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का. वैसे तो सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग है, बट मैं अपना बता रही हूँ, मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत अच्छा लगता था. ठीक है, तो ये है आपका पूरा इस चैप्टर का ओवरव्यू, जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जो टॉपिक्स आपको देखने हैं. ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आपके बुक में इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या दिया है इस चैप्टर में. ओके, so let's read. In the previous chapter, you have learned the inheritance pattern and the genetic basis of such patterns. At the time of Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear. तो आपको इसमें बता रहा है कि चैप्टर नंबर 5 जो आपने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें मेंडल के बारे में आपने पढ़ा था. मेंडल ने हमको ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, बहुत सारे आपको लॉज बताए थे. लॉ ऑफ डोमिनेंट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इन सब चीज़ों के बारे में मेंडल ने हमको बताया था. बट कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मेंडल ने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए थे. दैट इज़ कि मेंडल ने ये नहीं बताया था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है. ठीक है ना, तो इस वजह से फिर ये मॉलिक्यूलर बेसिस पे स्टडी की गई है हमारे जेनेटिक मटेरियल की. ओके, over the next 100 years, the nature of putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA, deoxyribonucleic acid, is the genetic material. At
लिस्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो वही चीज़ बता रहा है कि फिर बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है ना, जिससे हमको पता चला कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के रूप में किसको देखा जाता है? डीएनए को देखा जाता है। ओके, फिर क्या लिखा है आपका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। तो देखिए, आपको याद रखना है बिल्कुल कि दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। DNA act as a genetic material in most of organism. RNA, though it also act as a genetic material in some virus, mostly function as a messenger. तो देखिए बता रहा है आरएनए के बारे में। डीएनए तो हमको पता है कि मोस्टली ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, बट आरएनए भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखा जाता है, स्पेशली किसमें? वायरसेस में। ओके, तो वायरसेस में आपका आरएनए को जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है। उसके अलावा अब हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमें आरएनए प्रेजेंट नहीं है। आरएनए हम लोगों में भी प्रेजेंट होता है, बट वो किसकी तरह काम करता है? मैसेंजर की तरह काम करता है, ठीक है ना। मैसेंजर मतलब समझ, तो आप लोग चलाते भी होगे, मैसेंजर ऐप वगैरह आते हैं, है ना। तो क्या होता है? मैसेजेस को इधर उधर आप ट्रांसफर करते हो। ओके, तो वैसे ही आरएनए भी आपके बॉडी में ट्रांसफर करता है। ओके, देन RNA has additional role as well. It function as adapter, structural and in some cases as a catalytic molecule. तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि RNA किसी में तो जेनेटिक मटेरियल होता ही है, उसके अलावा हम लोगों में ये मैसेंजर की तरह काम करता है। इसके और भी बहुत से रोल हैं। वो रोल आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहे हैं कि ये एडेप्टर की तरह काम करता है, स्ट्रक्चरल की तरह काम करता है, उसके अलावा कैटालिटिक मॉलिक्यूल, ओके, इसके मतलब कैटेलिस्ट की तरह भी काम करता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आरएनए के कितने सारे रोल हैं हमारे बॉडी में। ओके, in class 11 you have already learned the structures of nucleotides and the way these monomer units are linked to form nucleic acid polymers. फिर आपको बता रहा है कि क्लास 11 में आपने ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर की स्टडी किए हैं, मोनोमर, पॉलीमर, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। तो वही सब, खैर ये सब तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना। In this chapter, we are going to discuss the structure of DNA, its replication, the process of making RNA from DNA, transcription, the genetic code, and determines the sequence of amino acids in proteins, the process of protein synthesis, translation, एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ द रेगुलेशन। तो देखिए वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको पहले बता दिया। आपको यही बता रहा है कि इस चैप्टर में आपको किन किन चीज़ों की स्टडी करनी है। जैसे कि आपने क्लास 11 में सेल की स्टडी तो कर ली है ना। दो टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स आपने पढ़ा है, ठीक है। तो उसी पे बेसिस की चैप्टर है, थोड़ा ये वास्ट फॉर्म में है, और इसमें आपको अपने जेनेटिक मटेरियल के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करवाई जाएगी। मतलब आपको अपने जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर पता चलेगा कि जो हमारे बॉडी में डीएनए प्रेजेंट होता है वो दिखता कैसा है, ठीक है ना। उसके अलावा उसका रोल कैसा कैसा होता है, फिर वो डिवाइड कैसे होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन। प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये सब प्रोसेसेस को आप इस चैप्टर में देखेंगे। फिर the determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics. In the last section, the essentials of human genome sequencing and its consequences also be discussed. Let us begin our discussion by first understanding the structure of most interesting molecule in living system, that is DNA. In subsequent section, we will understand that why it is most abundant genetic material and what its relationship is with RNA. ओके तो देखिए आपको इंट्रोडक्शन पोर्शन में कुछ तो ऐसा चीज़ नहीं है जो याद रखना है, इसमें बस आपको बता ही रहा है, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन ही तो है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में आपको स्टडी क्या करनी है। जो थोड़ा बहुत इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, दैट इज़ कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। मोस्टली ऑर्गेनिज्म दैट इज़ आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, स्पेशली किसमें, वायरसेस में। ओके उसके बाद फिर हमने देखा कि दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए। ओके आरएनए जिनमें जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है, उनमें वो किसकी तरह काम करता है, मैसेंजर की तरह, अडेप्टर की तरह, कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह, स्ट्रक्चर फॉर्म में, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो जो चीज़ें आपको याद रखनी है वही मैं आपको अभी रिवाइज करवाई। ओके सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीएनए के बारे में बताऊंगी। ओके सो टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।